हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भी अभी हमारे क्लास 12 का चौथा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारिता। उसके कॉन्सेप्ट तो हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसके कुछ एक इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल यानी इसके अंदर बचे हैं जो हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाई शुरू करते हैं हम कि यहाँ पर एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि संधारित्रों का उपयोग क्या है ना। तो इसमें ध्यान रखना, संधारित्रों का उपयोग सबसे पहले होता है आवेश संचय में, है ना। दूसरा, अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा एकत्रित करने में, ना, संग्रहित करने में, विद्युत परिपथों में इसका उपयोग होता है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी इसका उपयोग होता है, जैसे हमारे टीवी की, कंप्यूटर की प्लेटें आती है ना, उसके अंदर भी इसका यूज होता है ना। तो ये थे आपके संधारित्र के उपयोग, इसको आप खासतौर से ध्यान रखना। अब देखो भाई, एक सवाल है जो स्टूडेंटों को काफी परेशान करता है, क्योंकि ये मैंने अपने अध्यापन जीवन के अंदर देखा है। क्योंकि यानी सवालों से तो यानी मेरे पास जो विद्यार्थी जो सवाल लेकर आते हैं पूरी साल के दौरान, किसमें दिक्कत आ रही, इसमें दिक्कत आ रही, मैं कोशिश करता हूं कि वैसे और कुछ और ज्यादा सवाल आपको इस यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको सारे बता सकूं। तो देखो, आपके सबसे पहला जो सवाल भाई आता है वो क्या है, वो कहता है कि एक संधारित्र है इस टाइप का, इस संधारित्र के सिरों पर बैटरी जोड़ दो, ठीक है। तो देखो, बैटरी जोड़ दी इसके ऊपर, इस पर आवेश है भाई आपके क्यू मान लो, केवल आवेश क्यू है, इसकी धारिता सी है, विभवांतर इसके सिरों पर वी है, ऊर्जा इसकी यू है और विद्युत क्षेत्र इसका ई है। 5 चीजें है ना, क्यू सी वी यू ई, है ना। आवेश क्यू, धारिता सी, विभवांतर वी और इसमें संचित विद्युत ऊर्जा यू और विद्युत क्षेत्र ई, जब बैटरी जुड़ी हुई हो तो, है ना। फिर वो क्या करता है, बैटरी को जोड़ी हुई रखना है और इसके सिरों के बीच में या दोनों प्लेटों के बीच में एक पराविद्युतांक माध्यम भर दो, जिसका पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर, एक पराविद्युत माध्यम भर दिया हमने, है ना। तो देखो, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक ऐसा ही बिल्कुल एक कैपेसिटर है जिसके सिरों पर बैटरी को जोड़ा और इसको आवेशित कर दिया क्यू से और इसको हटा दिया। आवेशित करने के बाद में बैटरी को हटा दिया, यानी इसको अलग कर दिया। इसको अलग करने के बाद में इसमें परावैद्युत पदार्थ बनना एप्सिलॉन आर। इसमें तो बैटरी को जोड़े रखना है और फिर एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का इसमें परावैद्युत पदार्थ भरना है और इसमें बैटरी को हटाने में, एक बार चार्ज कर दिया इसको, वरना तो कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। एक बार इस संधारित्र को चार्ज करने के बाद में बैटरी को हटा लेते हैं, फिर एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का इसमें यानी माध्यम भर दिया जाता है। पहले इसका आवेश क्यू था, धारिता सी थी, विभवांतर वी था, विद्युत क्षेत्र ई था, ऊर्जा इसकी यू थी, ठीक है। तो देखो, अब ये बोल रहा है कि जब ये बैटरी जुड़ी हुई हो और पहले तो इसको चार्ज किया, फिर परावैद्युतांक भर दिया, तब इस सारी चीजों का मान बदल जाता है। यानी क्यू से ये क्यू डैश हो जाता है, सी डैश हो जाता है, वी डैश, यू डैश, ई डैश। तो इसी का ये मान पूछ रहा है। तो सबसे पहला सवाल क्या बनता है कि एक संधारित्र है जिसको किसी बैटरी से जोड़ा गया और बैटरी से जोड़ने से संधारित्र आवेशित हो गया। बैटरी को जोड़ी हुई रखना है और बैटरी को इसे संयोजित रखते हुए इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाता है, तब इसके आवेश, धारिता, विभवांतर, ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी जो बुक है या आपके पास जो भी गाइड है, उस गाइड में इसमें से 2-3 चीजें पूछेगा, है ना। 2 या 3 चीजें आपसे वो पूछेगा। आप अपनी बुक के अंदर ये सवाल देख सकते हो, लेकिन मैंने सारे करवा दी। किसी टाइप का सवाल आ जाए, इन 5 में से कुछ भी पूछ ले, आप आराम से इसको कर पाओगे। तो देखो, इसको सारों को देखे करके देखते, सवाल तो समझ में आया आपको। तो देखो, एक बार दोबारा बता देता हूं। तो सबसे पहला सवाल हमारे क्या आता है कि एक संधारित्र है जिसको एक बैटरी से जोड़ के चार्ज किया गया। इस प्रकार देखो, यहाँ पर ये बैटरी जोड़ दी और चार्ज किया गया। तो इस पे आवेश क्यू था, इसकी धारिता सी थी, विभवांतर वी था, विद्युत क्षेत्र ई था और ऊर्जा यू थी। इसके बाद में क्या किया, इस बैटरी को इसी प्रकार रखना है। बैटरी को इसी प्रकार रखते हुए यानी इसे संयोजित रखते हुए इसके बीच में एक परावैद्युत माध्यम भर दिया, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक। तो आवेश क्यू डैश हो जाएगा, धारिता सी डैश, क्योंकि इसकी धारिता बदल जाती है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं माध्यम भरने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ने का मतलब आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आवेश तो बदलेगा, आवेश बदल जाएगा, है ना। इसके अंदर जाहिर सी बात है, आवेश बदल जाएगा। अब देखो, सी डैश हो गया, इसके बाद में इसका विभवांतर वी डैश हो जाता है, विद्युत क्षेत्र ई डैश हो जाता है और ऊर्जा हो जाती है यू डैश। तो इन सभी चरों के साथ में इनका संबंध निकालना है, बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहला पॉइंट,
एक चीज हमेशा याद रखें कि जब संधारित्र के सिरों पर बैटरी जोड़ी हुई होती है तो बैटरी हमेशा संधारित्र के सिरों पर विभवांतर को नियत बनाए रखती है। जैसे बैटरी अगर 12 वोल्ट की हो तो ऐसा थोड़ी संधारित्र के ऊपर 10 वोल्ट प्राप्त हो रहा है या 15 वोल्ट प्राप्त हो गया। ये बैटरी इसके सिरों पर हमेशा कितना विभवांतर बनाए हुए रखेगी, 12 वोल्ट का। कितना, 12 वोल्ट का। यानी विभवांतर हमेशा इस स्थिति में सेम रहेगा, है ना। इस कंडीशन में जब बैटरी को हटाया नहीं, प्रायोगिक पदार्थ भरते समय भी और जब ये प्रायोगिक पदार्थ नहीं भरा था तब भी बैटरी जुड़ी हुई थी इसके अंदर, है ना। तो विभवांतर क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा, V डैश बराबर V। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी आपकी धारिता। तो पहले धारिता थी C बराबर Q बटा V और दूसरी बात क्या होगी, C डैश बराबर Q डैश बटा V डैश, है ना। देखो ये धारिता। अब इससे हमें एक प्रॉब्लम हो रही है क्या, कि हमें आवेश पहले पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के बजाय हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बटा D। क्योंकि माध्यम मरने पर धारिता इतनी तो हो जाती, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, C। तो C डैश बराबर एप्सिलॉन R C। ये C डैश की वैल्यू आ, इसकी वैल्यू आ गई C डैश की। तो पहला क्या है हमारे, पहला आया V डैश बराबर V, दूसरा C डैश बराबर एप्सिलॉन R C। तीसरा देखो आवेश निकालो, तो C बराबर एक तो Q बटा V और एक हो जाएगा C डैश बराबर Q डैश बटा V डैश। तो दोनों का अनुपात ले लो, तो C डैश बटा C बराबर Q डैश बटा V डैश इंटू Q बटा V। V से V डैश कट गया क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखो Q डैश बटा Q, C डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R C अपॉन C डैश बराबर Q डैश अपॉन Q। कैसा रख सकते हैं, C डैश की जगह यहां से उठा के C से C कट गया आपके ना, या सॉरी ये नीचे वाला C था, C से C कट गया तो Q डैश बराबर क्या है आपके, एप्सिलॉन R Q। यानी इस स्थिति में आवेश कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R गुणा हो जाएगा। इसके बाद में देखो तो हमारे एक तो आ गया कि विभवांतर, एक आ गया हमारे धारिता और एक आ गया ये आवेश। तो देखो अब इसको हम लिख देंगे Q डैश बराबर एप्सिलॉन R Q। ये लिख दिया, तीन चीजें आ गई। अब देखो चौथी चीज में क्या निकालनी है, Q आ गया, C आ गया, V आ गई, है ना। अब इसके बाद में E विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र देखो, विभवांतर V बराबर होता है E गुणा D। ये जो प्लेटों के बीच की जो दूरी है ये D चेंज नहीं होती, हम जानते। तो V डैश बराबर हो जाएगा E डैश गुणा D। तो V और V डैश दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब दोनों का अगर अनुपात ले तो V डैश बटा V बटे E डैश बटा E गुणा D बटा D। D से D कट गया, V डैश से V कट गया क्योंकि दोनों बराबर। तो E डैश बराबर E आ गया। इसको भी मत काट देना वरना तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। देखो ये आ गया आपके विद्युत क्षेत्र। अब इसके बाद में देखो तो विद्युत क्षेत्र आपके क्या आया, E डैश बराबर E। यानी विद्युत क्षेत्र जितना पहले था अब माध्यम भरने के बाद में भी उतना ही रहेगा। अब देखो पांचवा पॉइंट है आपके ऊर्जा U बराबर होती है हाफ CV स्क्वायर। यानी आपको फॉर्मूला इसमें ये काम में लेना है जिसमें धारिता विभवांतर दोनों आते हैं, है ना। बाकी कामों में मत ले लेना क्योंकि इसमें आवेश वगैरह सभी चेंज हो रहे हैं। हालांकि आंसर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो U डैश बराबर देखो क्या आएगा, हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, है ना। तो U डैश बराबर अगर हम इन दोनों का अनुपात ले तो U डैश बटे U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट गया, V डैश स्क्वायर और V स्क्वायर दोनों बराबर तो कट गए। अब देखो C डैश की जगह क्या लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन R C अपॉन C। C से C कट गया तो U डैश बराबर एप्सिलॉन R U आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास में कितनी चीजें आ गई, हमारे पास में आया U डैश बराबर एप्सिलॉन R U। ये आपकी न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब वो आपको इसमें डेटा कुछ भी दे दे कि इसका मान इतना है, ये निकालो जब बैटरी जुड़ी हुई हो। कंडीशन ध्यान रखना कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में बैटरी जुड़ी हुई हो और बैटरी संयोजित यानी बैटरी को संयोजित रखते हुए अगर माध्यम भर दिया जाए तो विभवांतर हमेशा दोनों प्लेटों के बीच में सेम रहता है क्योंकि बैटरी उस विभवांतर को चेंज होने नहीं देती। बैटरी का मेन काम ही यही होता है कि वो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में नियत विभवांतर बनाए रखती है ना। तो ये हमारे हो गया इसका ये पहला टॉपिक। अब देखो इसी टाइप का दूसरा सवाल, उसमें देखो क्या होगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग आएगी, बाकी सब कुछ लगभग सेम ही आएगा, है ना। देखो कैसे, अगर आप भाई ध्यान से देखो तो मान लो आपके पास में ये कोई संधारित्र है इस टाइप का। देखो ये आपके पास में कोई संधारित्र है और इस संधारित्र के सिरों पर आपने एक बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस
इसको चार्ज कर दिया, आवेश Q, विभव V है ना, इसका विभवांतर V, धारिता C, ऊर्जा U और विद्युत क्षेत्र हो गया E। अब क्या करो, बैटरी को हटा दो, बैटरी को हटा दिया, बैटरी हट गई, बैटरी को हटा दी, एक बार चार्ज किया फिर बैटरी हटा दी, फिर माध्यम भर दो। तो जैसे ये माध्यम भरेंगे एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का, तो आवेश हो जाएगा Q डैश, विभवांतर V डैश, धारिता C डैश, ऊर्जा U डैश और विद्युत क्षेत्र E डैश। तो जब इसके अंदर हम जानते हैं जब ये आवेशित हुआ था तो इस पे आवेश कितना आया था, प्लस Q माइनस, ऐसा कुछ आया था। तो जब बैटरी हटा लेंगे तब भी आवेश इतना ही तो रहेगा, है ना, ऐसा थोड़ी वापस डिस्चार्ज हो जाएगा, आवेश का मान बदल जाएगा। और जब माध्यम भरेंगे तब भी आवेश Q ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले Q था तो बाद में भी Q रहेगा। अब की बात बैटरी नहीं जो आवेश कम ज्यादा करती रहे, है ना, आवेश की कमी होने पर वो पूर्ति करवा दे, क्योंकि बैटरी तो हटा चुके हैं। तो इसके अंदर आवेश इस समय क्या होगा, बराबर। तो इसमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब किसी संधारित्र के सिरों पर बैटरी जुड़ी हुई होती है और उस समय माध्यम भरा जाता है तब तो विभवांतर बराबर होता है, और जब किसी आवेशित संधारित्र के सिरों के मध्य माध्यम भरा जाता है और बैटरी नहीं जुड़ी हुई होती है तब हमेशा आवेश बराबर रहता है। क्या बराबर रहता है, आवेश, क्योंकि जब ये चार्ज हुआ था तो बैटरी ने इसको क्यों आवेश दिया था, अब बैटरी तो हटा ली गई तो इसके आवेश अभी भी कितना रहेगा, क्यों ही रहेगा, क्योंकि आवेश संरक्षित होता है। अगर आवेश कम ज्यादा हो जाएगा फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आवेश उत्पन्न हुआ तभी तो बढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है ना। तो देखो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके Q हो जाएगा। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो पहली चीज तो ये आ गई दूसरी धारिता, तो धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D और C डैश बराबर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बटा D, क्योंकि माध्यम बनने के बाद में ये होता है, दोनों का अनुपात लेंगे तो C डैश बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R C। ये इसका दूसरा आ गया धारिता। अब देखो अगला, इससे आगे अगर भाई आप देखो, ये दूसरा आ गया धारिता C डैश बराबर एप्सिलॉन R C। इसके आगे अगर आप देखो तीसरा, तो तीसरा हम बात करते हैं विभवांतर की। हम जानते हैं C बराबर होता है Q बटा V और C डैश बराबर क्या होगा, Q डैश बटा V डैश, दोनों का अनुपात ले लो। तो C डैश बटा C बराबर Q बटा V डैश इंटू Q डैश बटा V, है ना, Q डैश से Q कट गया क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखो C डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R C, और ये हो जाएगा V बटा V डैश, क्योंकि बटा के बटा में तो ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन में खास आपको ध्यान रखना है, C से C कट जाएगा तो V डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V डैश को इधर लाओ, एप्सिलॉन R को इधर, तो V अपॉन एप्सिलॉन R हो जाएगा। ये V डैश की वैल्यू है, किसकी वैल्यू आई, कि माध्यम बढ़ने के बाद में विभवांतर कितना हो जाएगा, V डैश, तो V डैश बराबर V बटे एप्सिलॉन R, तो V डैश बराबर V बटे एप्सिलॉन R। अब देखो चौथा, है ना, किताब में इसके न्यूमेरिकल देखे हैं, उनको कर लेना, आप सारे हो जाएंगे। ये एक बार आप ये तरीका इसका देख लेना, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो विद्युत क्षेत्र V बराबर होता है, हम जानते हैं E गुणा D, है ना, तो V डैश बराबर E डैश गुणा D, दोनों का अनुपात लेंगे, D से D कट गया, V बटे V डैश की जगह V अपॉन एप्सिलॉन R बराबर E बटे E डैश। तो देखो V से V कट गया, एप्सिलॉन R बटा के बटा में ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन R बराबर E बटे E डैश, तो E डैश बराबर क्या आया, E बटे एप्सिलॉन R, E बटे एप्सिलॉन R, ये आया आपके विद्युत क्षेत्र, है ना। अब इसके बाद में देखो तो आपके विद्युत क्षेत्र इसके अंदर क्या आया, E डैश बराबर E बटे एप्सिलॉन R। अब देखो सवाल नंबर 5, है ना, यानी इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 ऊर्जा, तो ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर और U डैश बराबर क्या होगा, हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, क्या यही तो होगा। अब देखो दोनों का अनुपात ले लो, 1/2 से 1/2 चला गया, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये हो जाएगा कि आपके U बटा U डैश बराबर यहाँ पर CV स्क्वायर बटे C डैश की जगह क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन R C, V डैश की जगह क्या रख सकते हैं, देखो V डैश का स्क्वायर है यहाँ पर, तो V स्क्वायर एप्सिलॉन R का स्क्वायर, क्योंकि V डैश की जगह ये रख सकते हैं, इनसे ये तो कट गया, एक एप्सिलॉन R से एक एप्सिलॉन R कट गया, तो U बटा के बटा में एप्सिलॉन R ऊपर, तो U डैश बराबर क्या हो जाएगा, U अपॉन एप्सिलॉन R। देखो ऊर्जा घट जाएगी, ऊर्जा घट जाएगी, है ना। देखो U डैश बराबर U बटे एप्सिलॉन R, बाकी रिजल्ट में ला लेना, इसमें काफी फर्क मिलेगा दोनों के अंदर आपको, है ना। अब देखो अगला, अब आपके सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है भी, तो इसके अंदर देखो कि समान त्रिज्या में समान आवेश की पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में, यानी ये बोल रहा है कि बड़ी बूंद की धारिता, यहाँ पर धारिता है ना, धारिता
प्रत्येक बूंद यानी प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में होगी। इस टाइप के सवाल मैंने आपको विभवांतर वाले चैप्टर में करवाए थे, वहां एक छोटी सी टेबल बनवाई थी मैंने, जिसमें सारी चीजें वहां पर मैंने आपको लिखवाई थी। तो उस टेबल को आप याद कर लेना, क्योंकि वहां पर मैंने पृष्ठ आवेश घनत्व, विद्युत क्षेत्र, ऊर्जा, हर एक चीज के बारे में बताया था कि बूंदों वाले इस टाइप के सवाल आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को वहां पे जोड़ देना है ना, वो सबको एक साथ पढ़ना, एक वेराइटी के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए। अब देखो इसको कैसे करोगे। इस प्रकार की 8 बूंदे छोटी छोटी, सबकी त्रिज्या r है, सबका आवेश q है, सबकी धारिता c है, सबका विभवांतर v है। इन दो सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाएंगे। हम जानते हैं कि सभी बूंदों को एक साथ मिलाने पर जितना इन सभी बूंदों का आयतन होगा उतना ही बड़ी बूंद का आयतन होगा। ये हमने 10th क्लास के अंदर मैथ्स में ऐसे सवाल किए थे कि एक बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता, तो हम कहते थे कि जितना गोले का आयतन था उतना ही बेलन का आयतन होगा। बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है। इन सभी बूंदों का जो आयतन है वो इस एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा, जिसकी त्रिज्या r और इसका आवेश q डैश और इसकी धारिता c डैश और विभवांतर इसका v डैश है ना। तो आयतन बराबर, तो n छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई r क्यूब एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा भी नहीं होगा, क्योंकि जितनी जगह सारी मिलकर घेरेगी उतनी जगह अकेले घेरेगी, है ना। तो देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो r बराबर आया आपके n r क्यूब की पावर 1/3। क्यों? क्योंकि 3 इधर है, इसको उधर भेजेंगे तो घात कितनी हो जाएगी 1/3, और यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो वह घात होती 1/2, जिसको हम रूट कहते हैं, है ना। तो r बराबर क्या हो जाएगा n की पावर 1/3, r 3 से 3 कट गया तो r, ये आया आपके पास में r की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई r की। ये सारी चीजें वैसे मैं आपको वहां पर बता रखी। अब देखो जो विभवांतर जो होता है उसमें क्या संबंध है, देखते हैं एक बार। तो विभवांतर यहाँ पर जो आवेश है भाई वो कितना हो जाएगा q डैश बराबर n क्यू, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है। अगर 8 बूंदों पर एक गुलाम होता तो बड़ी वाली बूंद में कितना होता है टोटल 8 गुलाम, यानी q डैश बराबर n क्यू, q डैश बराबर n क्यू। तो v डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके, देखो के क्यू डैश अपॉन r और v बराबर होगा के क्यू अपॉन स्मॉल r। कैसा है तो होगा q डैश की जगह क्या रख सकते हैं n क्यू, और r की जगह हम क्या रख सकते हैं n की पावर 2/3 या सॉरी 1/3 स्मॉल r। अब देखो k q और r, इसकी जगह क्या रख सकते हैं v, और ये 1 n की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो 1 माइनस 1/3 2/3, तो v डैश बराबर हो जाएगा n की पावर 2/3 v। क्या मेरी बात अच्छे समझ में आई? ये v डैश की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से धारिता निकालो, q और विभवांतर दोनों मिल गए। अब धारिता क्या आएगी, c बराबर होता है जानते हैं q बटा v, तो c डैश बराबर क्या होगा q डैश बटा v डैश। तो c डैश बराबर q डैश की जगह n क्यू बटे v डैश की जगह n की पावर 2/3v, कितना होगा 2/3v। तो c डैश बराबर q बटा v की जगह क्या लिख सकते हैं c, तो c डैश बराबर n की पावर 1 माइनस 2/3, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो n की पावर माइनस 2/3 होगा, तो आधा समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो 1 माइनस 2/3 c हो जाएगा। तो c डैश बराबर n की पावर 1/3 c, है ना। अब n की पावर रखो यहाँ पर, तो c डैश बराबर n कितना 8, बूंदों की संख्या 8 1/3 c, तो c डैश बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, है ना, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट गया, तो c डैश बराबर क्या आएगा आपके, ये आएगा 2c, यानी बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंदों की तुलना में दुगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दुगुनी। तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है इसके लिए, फॉर्मूला आपको याद रखना है कि c डैश बराबर क्या होता है आपके n की पावर 1/3c। अब एक ऐसा सवाल है जो भी विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूज करता है, बिल्कुल इसी टाइप से, क्योंकि टीचर इतना पढ़ा के छोड़ देते हैं और स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देते, वो सवाल को देख के सोचते हैं कि ये तो हो जाएगा, लेकिन वैसा सवाल है जो आपका दिमाग घुमा के रख देता है इसी टाइप का सेम वेराइटी है। थोड़ी सी चीजों की ध्यान रखने की आवश्यकता, वहां वो ऊर्जा पूछता है। तो चलो उस सवाल की ओर चलते हैं, क्या है देखें। अब ये सवाल, तो इस सवाल के अंदर क्या लिखा कि 125 बूंदों को 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है और इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। विभव तो आराम से बता देंगे हम, लेकिन बताना है कि ऊर्जा में परिवर्तन की, यानी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो प्रत्येक छोटी बूंद को कितने विभव तक आवेशित किया गया 200 वोल्ट तक। कितने तक 200 वोल्ट तक। तो देखो, तो ये आपकी छोटी बूंद, इस प्रकार की छोटी बूंद कितनी है 125, यानी n का मान है आपके 125। n का मान कितना है 125। इसका आवेश q है, विभवांतर v है, ऊर्जा इसकी us है,
यूएस का मतलब स्मॉल है ना, यूएस है, धारिता इसकी सी है, इससे एक बड़ी बूंद बनाए। ठीक है, बूंद का जो प्रत्येक आवेश है, यानी इस बड़ी बूंद का आवेश क्यू डैश, विभवांतर वी डैश, ऊर्जा इसकी यू बी, बी का मतलब बिग है ना, बी का मतलब बड़ी बूंद बिग, एस का मतलब स्मॉल, और धारिता इसकी सी डैश। तो इसकी ऊर्जा और विभव में परिवर्तन की आपको गणना यहाँ पर करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अभी अभी हमने पढ़ लिया था कि आर बराबर, अगर इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर माने, कितने माने, कैपिटल आर, और इसकी स्मॉल आर माने, तो कैपिटल आर बराबर होता है एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। क्यू डैश आवेश बराबर होता है एन क्यू, धारिता सी डैश बराबर होता है एन की पावर 1/3 सी, और जो विभवांतर है वी डैश वो होता है एन की पावर 2/3 वी। कैसा, हम इसके अंदर सारी चीजें ये पढ़ चुके हैं, तो ये फॉर्मूले याद रखना। अब देखो सबसे पहले विभवांतर निकाल दो, विभव में परिवर्तन पूछा था इसने, तो वी डैश बराबर बूंदे कितने, 125 की पावर 2/3 वी, तो वी डैश बराबर 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यूब और 2/3 वी, ये इससे कट गया, तो वी डैश बराबर 5 का स्क्वायर कितना, 25 इंटू प्रत्येक बूंद का विभव कितना दिया था इसने, 200 वोल्ट, तो वी डैश बराबर आ जाएगा आपके 5000 वोल्ट। एक आंसर तो ये आ गया आपका, पहला हो गया। अब किसमें निकाल दें, ऊर्जा है ना, ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट देखो आप ढंग से, अगर ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट अगर भाई आप ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में उतार लेना, बहुत अच्छा सवाल है, ये तरीका भी बहुत अच्छा, यानी मैं आपको बताऊंगा कि आराम से आपको इसकी फील हो, है ना। अब देखो प्रत्येक बूंद का, छोटी बूंद की ऊर्जा कितनी, हाफ CV स्क्वायर, क्या इसका फॉर्मूला यही होता है। तो टोटल छोटी बूंदों की ऊर्जा कितनी, ये तो एक ही थी लेकिन बूंदे कितनी, 125, तो 125 इंटू 1/2 यह हो जाएगा CV स्क्वायर। एक तो ये 125 की जगह n लिख दो, भी ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है ना, n बूंदे मानी थी हमने। बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी, 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर, है ना। तो देखो UB बराबर क्या हो जाएगा आपके 1/, यहाँ ठीक है क्या, टोटल स्मॉल बूंद है ना, 1/2 C डैश की जगह एप्सिलॉन RC इंटू V डैश की जगह कितना, देखो यहाँ पर C डैश की जगह एप्सिलॉन RC रखें या कुछ और रखें, ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि C डैश की वैल्यू अभी हमने लिखी थी क्या, n की पावर 1/3 C, और V डैश की वैल्यू कितनी है आपके, n की पावर 2/3 C का स्क्वायर और V स्क्वायर, है ना। V डैश की वैल्यू क्या रख दिया, ये अभी भी यानी सारी चीजें मैंने पीछे लिखी थी। तो UB बराबर हो जाएगा आपके 1/2 इंटू n की पावर 1/3 इंटू C इंटू n की पावर 4/3 V स्क्वायर। इसमें भाग किसका दे दो आप, UTS का, है ना, सभी स्मॉल बूंदों का भाग दे दो, तो यह हो जाएगा आपके, देखो कितना, यहां पर अगर इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा n गुणा 1/2 गुणा CV स्क्वायर, CV 1/2, ये हो गया आपके 1/2, ये V स्क्वायर और C कट गया, तो क्या बचा, UB बराबर UB अपॉन UTS बराबर, ऊपर बचा आपके n की पावर 1/3 4/3, तो आधा समान और घातें जुड़ जाती है, तो 1/3 प्लस 4/3, और ये n ऊपर आएगा, घात इसकी इंडिया नीचे 1 है तो ऊपर आएगा तो -1, है ना, आधा समान हो तो घातों को जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, देखो देखिए UB अपॉन UTS बराबर, यहाँ बचेगा देखो, इनकी एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 और यानी 4 और 1 5, 5 माइनस 3 कितना 2, तो यहाँ बचेगा n की पावर 2/3 इसका प्लस का, तो UB बराबर हो जाएगा n की पावर 2/3 UTS। 2/3 का मतलब 125 की पावर 2/3 कितना होता है, 5 का क्यूब लिख सकते हैं क्या इसको, 3 से 3 घट गया तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 गुणा, ये इसका सही आंसर है। देखो इसमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हुई है ना, बाकी तो एक एक अक्षर में जाते हैं, फॉर्मूला याद हो तो ये सवाल वाकई में बहुत अच्छा था जो विद्यार्थियों का कंफ्यूज करता है। अब आगे देखो इससे अगला सवाल, देखो भाई अगला सवाल, आपके अगला सवाल है कि सी धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CS है और समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता CP हो, तो सिद्ध करो, ये सिद्ध करना है। इसमें क्या सिद्ध करने वाले जो भी सवाल होते हैं उनमें हमेशा जो सिद्ध करना है वहीं से आपको, यानी आपको क्लू मिलता है कि सवाल को आपको करना कैसे। तो देखो इसके अंदर आप कैसे करोगे इसको, इसने दिया था सिद्ध करना CP माइनस CS, हम जानते हैं जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं CP को ना पैरेलल, है ना, तो तुल्य धारिता क्या होती है NC, क्योंकि सारे संधारित्र समांतर क्रम में है, सबकी धारिता C है, n संधारित्रों, तो ये पीछे का एक वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। तो CS बराबर क्या होगा, C/N, ये बोल रहा है CP माइनस CS करो,
तो इसमें से इसको घटा दो तो एन सी माइनस सी बटा एन, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन बटा एन, सी आ जाएगा कॉमन, तो एन स्क्वायर माइनस वन बटा एन गुणा सी। ये देखो सिद्ध हो गया। कितना इजी सवाल था देखो, है ना। अब इसके बाद में देखो अगला सवाल। अभी देखो अगला सवाल, तो भाई अगला सवाल आपके ये है कि 150 वोल्ट तक आवेशित 2 माइक्रोफैराड धारिता के गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैराड के किसी निरावेशित गोलीय चालक से कर दिया जाए तो बेनिष्ठ विभव की गणना करो और प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। तो देखो इसको कैसे करोगे आप। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहां हमारे इसके अंदर हो जाएगा कि देखो एक गोला है जिसकी धारिता है 2 माइक्रोफैराड और इसका विभवांतर है या विभव है 150 वोल्ट। एक दूसरा है उदासीन है, यानी इसका विभव कितना है 0। इसको आप C1 मान लो, इसको आप V1 मान लो। इसकी धारिता है C2 बराबर 1 माइक्रोफैराड। इससे इसका संबंध कर दिया चाहिए, यानी दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जैसा हमने वो पढ़ा था ना, कौन सा आवेशों का पुनर्वितरण वाला टॉपिक, ये उसी के ऊपर सवाल है। तो उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो V बराबर C1 की वैल्यू 2 गुणा 150 प्लस 0, क्योंकि V2 की वैल्यू कितनी है 0 बटे 2 रे कितना 3 गुणा 10 की घात माइनस 3 माइक्रोफैराड, है ना। तो ऊपर वाला माइक्रो से नीचे वाला माइक्रो कट जाएगा। तो 3 का भाग इसमें कितने बार गया देखो, है ना 50 बार। तो V बराबर कितना है आपके 100 वोल्ट। तो ये तो आ गया आपके उभयनिष्ठ विभव। अब प्रत्येक पर आवेश निकालो, तो इनको जोड़ने के बाद में इस पर आवेश Q1 मान लो, इस पे Q2। तो Q1 बराबर क्या होता है C1V। तो Q1 बराबर C1 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा कितना, यहाँ पर आया आपके 100। तो ये आ जाएगा आपके Q1 बराबर 200 माइक्रो कूलम, है ना। और Q2 बराबर कितना आ जाएगा C2V। तो C2 की वैल्यू 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा 100। तो Q2 की वैल्यू आ जाएगा आपके 100 माइक्रो कूलम। देखो ये आपकी न्यूमेरिकल कंप्लीट है ना। अब इसके बाद में देखो अगला सवाल। अब देखो भाई अगला सवाल, तो अगला सवाल आपका है कि 2 माइक्रोफैराड संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। तो हम जानते हैं विभवांतर और धारिता दे रखी हो तो संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। तो U1 बराबर CV1 स्क्वायर, क्योंकि धारिता तो दोनों स्थिति में संधारित्र है, एक बार विभवांतर रखा जाता है 20 वोल्ट, एक बार 30 वोल्ट रखा जाता है। तो U1 की वैल्यू आएगी 1/2 गुणा 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 और विभवांतर कितना आएगा 20। तो U1 बराबर 2 से 2 तो कट गया देखो, तो ये आया आपके 20 गुणा 10 की घात माइनस 6। U2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 CV2 स्क्वायर। तो U2 बराबर 1/2 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा, यहाँ पर देखो हमने गड़बड़ की क्या, यहाँ पर V1 स्क्वायर है, यानी 20 का स्क्वायर होगा तो 20 गुणा 20 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 गुणा 10 की घात माइनस 6, क्योंकि 20 गुणा 20 कितना होता है 400 होता है, बाकी तो कट गए। तो यहाँ देखो 10 की घात माइनस 6, यह हो जाएगा 30 गुणा 30, 2 से 2 तो कट गया। तो U2 की वैल्यू कितनी आई 30 गुणा 30 कितना 900 इंटू 10 की घात माइनस 6। अब ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर क्या होता है U2 माइनस U1। तो डेल्टा U बराबर देखो 900 में से 400 घटाओ तो कितना बचा 500 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। ये आई आपकी ऊर्जा, है ना। अब देखो इसमें एक और टाइप का सवाल बनता है, वो कैसा है, वो आपसे पूछ सकता है ऊर्जा घनत्व पर। ये मैंने ये तो अभी जो ये आपको न्यूमेरिकल बताए ना, ये सारे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है सारे। देखो एक ऊर्जा घनत्व का बनता है म्यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। वो कई बार आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ लेता है और म्यू का मान दे देता है, केवल ऊर्जा घनत्व, क्या उसका फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाता है 2 म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रूट। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप ऊर्जा घनत्व निकाल सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई भाई हमारे। तो धारिता वाला चैप्टर आज हमारे पूरी तरह कंप्लीट हो गया, इसके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। सारे जितने भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल बनते हैं जिनको विद्यार्थियों को करने में दिक्कत आती है, वो मैंने सारे इन वीडियो के माध्यम से आपको सारे समझा दिए। और उम्मीद करता हूं आपको मेरे जो न्यूमेरिकल करवाने के जो तरीके हैं वो पसंद आए होंगे। और इसके अलावा आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कई महीनों से हमारी क्या चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी 5 मई को मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो आज जाके खत्म हुआ है। आज कितनी तारीख है 23 जुलाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज आपके पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं।
ये आपके पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लेकिन ये केवल उन बच्चों के लिए है जो 12वीं क्लास के अंदर है। 12वीं में चाहे वो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आरबीएसई पढ़ रहे हो, या वो सीबीएसई पढ़ रहे हो, उनके ये बहुत ही काम के साबित होंगे सारे लेक्चर, है ना। और भगवान ने चाहा तो एक भी सवाल सिंगल नंबर का अगर इनमें से कोई आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, है ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी धारा विद्युत की। तो धारा के बारे में पढ़ेंगे, उसके 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर होता था दोनों को मिला के, आरबीएसई ने 2 चैप्टरों में इसको डिवाइड कर दिया है। तो आज आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।